Hello everyone, welcome to Gyanam Tech. Myself Gaurav Jadhav and today we will continue our class 12 physics chapter 1 and that is electric charges and field. So last lecture में लास्ट वीडियो में हमने चार्ज के बारे में बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। चार्ज क्या होता है, चार्ज की टाइप्स कितने थे, चार्ज की प्रॉपर्टीज और कितने तरीके से हम चार्ज करते हैं। ओके, चार्जिंग देखी थी। सो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, पहले उसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए, जो आज का लेक्चर, जो आज का वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम था। उन्होंने चार्जेस के बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, वो बताया था। सो अब ये पहला हम इसको कूलम्स को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक स्केलर फॉर्म में देखेंगे, एक वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। सो स्केलर फॉर्म में से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ओके, और जो वेक्टर फॉर्म होगा उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा किस चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है और किसका डायरेक्शन निकालना है। तो हमने ये पढ़ा था, जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो आपस में रिपल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दैट मींस लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपल करेंगे। चलिए, लाइक चार्जेस रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो ये तो हमको पता है, बट कितने फोर्स से करेंगे, इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये तो हमको पता है, बट कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा ये हमें नहीं पता था। तो कूलम ने हमें ये बताया है कि दो से ज्यादा चार्ज आपस में अगर रिलेट हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हमको बताया, और कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कूलम ने क्या बोला। तो हम दो चार्जेस सपोज करते हैं, एक देखते हैं Q1 और एक लेते हैं Q2। चलिए, दो चार्जेस ले लिए Q1 Q2, उसको कुछ डिस्टेंस में, चलिए पहले तो लाइन सेंटर से, चार्ज के सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन ले लेते हैं, जो इसको R डिस्टेंस से हमने दो चार्ज को देख लिया, उसका डिस्टेंस देख लिया, दो चार्ज को R डिस्टेंस हमने रख दिया। चलिए, अब ये चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। ओके, पॉइंट चार्ज का मतलब, यदि मैं बोलूं ये जो पेन है मेरे लिए, एग्जांपल के तौर पर लूं, तो अगर मैं इसको पास में रखा हूं तो मेरे लिए पॉइंट चार्ज नहीं है। हाँ, यदि मैं इसको बहुत दूर रख दूं, काफी डिस्टेंस 500 to 1 किलोमीटर तक का मैं इसको दूर रखूं, फिर देखूं तो बहुत छोटा दिखेगा, और मेरे लिए अभी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल और लेते हैं, यदि आप ट्रेन या बस से 100 किलोमीटर उसके ज्यादा डिस्टेंस से अगर ट्रेवल करते हैं, तो जो ट्रेन या बस, फिर आप भी हो, तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप क्या हो जाओगे, एक पॉइंट चार्ज हो जाओगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह से हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो चार्जेस लेते हैं Q1 और Q2, जो पॉइंट चार्ज है। अब सेकंड चार्ज के कारण फर्स्ट चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो हम सबको पता है, और फर्स्ट चार्ज के कारण सेकंड चार्ज में फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब दो फोर्स है, तो कूलम ने कुछ ऑब्जर्वेशन ये किया, ठीक है, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, जो भी फोर्स उसमें लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, जैसे कि पॉजिटिव लग रहा है, रिपेल कर रहा है, ये देखिए, एक राइट है, दूसरा लेफ्ट है। ओके, सिमिलरली अगर नेगेटिव पॉजिटिव देखें तो वो भी रिपेल अट्रैक्ट कर रहा है, बट वो भी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि जो भी चार्ज है वो लाइक हो या अनलाइक हो, वो क्या करेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। चलिए, पहला ऑब्जर्वेशन तो उन्होंने ये देखा। अब उन्होंने ये एक और ऑब्जर्वेशन देखा, जो इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको लगने के लिए किसी भी चार्ज को दूसरे चार्ज को टच करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा पास ले आने पे ही फोर्स उसको लग रहा है। ओके, दैट मींस हमको ये कंक्लूजन में आया कि फोर्स लगने के लिए ऑब्जेक्ट को आपस में टच करना नहीं है, ये एक अनटचिंग फोर्स है। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि सिर्फ उसको पास में ले जाएंगे, कुछ डिस्टेंस पे ले जाएंगे, तो क्या लगेगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, और क्या देखा, अगर मैं इस चार्ज का कुछ मास मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो चाहे सेकंड के कारण फर्स्ट में लगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 1 ड्यू टू सेकंड, अगर बोले यहाँ पे फोर्स ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू सेकंड एंड फोर्स ऑफ चार्ज 2 ड्यू टू 1। ओके, फर्स्ट वाले चार्ज के कारण सेकंड वाले चार्ज के कारण फर्स्ट वाले चार्ज जो फोर्स लग रहा है वो F(1)2 हो गया, और सेकंड वाले चार्ज फर्स्ट के कारण जो लग रहा है F(2)1 हो गया। ओके, तो ये जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फोर्स इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो ये हो जाएगा F(12) इज इक्वल्स टू F(21) वेक्टर के साथ। दैट मीन्स ऐसा कुछ लॉ हमने पहले लास्ट ईयर भी पढ़ा है,
तो ये लॉ है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। देख रहा है आपको दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस आपस में कुछ मास लिए हैं और अट्रैक्शन कर रहे हैं, ओके, फोर्स लगा रहे हैं। तो जो फोर्स इसके कारण जो लग रहा है वो इधर साइड लग रहा है, इसके कारण जो साइड लग रहा है, सारे के सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है कैसी, न्यूटन के थर्ड लॉ जैसे। तो हम ये बोल सकते हैं जो फोर्स यहां साइड में लग रहा है वो उसके क्या होगा, अपोजिट फोर्स के इक्वल होगा। चलिए ये सारे कंक्लूजन निकल गए। अब हम लॉ पे आते हैं। तो कूलम ने बताया कि जो फोर्स लग रहा है, जो पहला जो फोर्स लग रहा है वो क्या, पहली कंडीशन क्या हो रहा है कि दोनों चार्जेस हैं, जो दोनों चार्जेस है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। दैट मींस Q1 Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स F। जो फोर्स मिलेगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस यदि मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ा दूं, डबल कर दूं, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू नहीं देता मैं, इसको अपन वेक्टर में देखेंगे क्योंकि फोर्स इक्वल है तो कुछ भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। सो क्या देखा, जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट, चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड कंडीशन उन्होंने ये बताई, जो फोर्स का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। दैट मींस यदि आप डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, आप डिस्टेंस को डबल करते हैं तो जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हमने 2 डबल किया तो 4 गुना कम हो जाएगा फोर्स इस हिसाब से, और अगर हम इसको 3 गुना कर दें तो 1/9 हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ, उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लॉ बनाया। अब दोनों को हम कंबाइन करते तो F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो मिलेगा F इज इक्वल्स टू K, एक कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिस कांस्टेंट का नाम हम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके आगे हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कूलम ने स्टेटमेंट क्या दिया। हमने लॉ तो हमारे पास, फोर्स तो हमारे पास आ गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब उन्होंने लॉ में स्टेटमेंट क्या दिया था, जरा हम उस पर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए, उन्होंने बोला था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is equal to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them, आप देख सकते हैं यही कंडीशन लग रही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges is equal to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। ये इंपॉर्टेंट था, जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो इस स्टेटमेंट के थ्रू आया है। ओके, और इसके आगे कंडीशन और है, जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स acts along the line joining the two charges, ये इंपॉर्टेंट है। जो फोर्स लगेगा वो जो जिस लाइन को ज्वाइन करेगा वहीं लगेगा। जस्ट जैसे कि बात करें, यदि मैं एक चार्ज लेता हूं, यहाँ पे Q1 ले लेता हूं, अब इसका डायरेक्शन यदि ये है, मान के चलिए, और एक चार्ज यहाँ ले लेता हूं, इसका डायरेक्शन ये है, तो इस कंडीशन पे अप्लाई नहीं करेगा। ओके, जो फोर्स लगेगा वो इसके सेंटर से डायरेक्शन जा रही, लाइन ज्वाइनिंग जा रही है, उसी पे ये फोर्स क्या करेगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए, स्टेटमेंट के साथ हम लॉ को तो समझ लिया, अब आगे देखते हैं। तो K एक कांस्टेंट है, K की एक वैल्यू दी गई है, तो K की वैल्यू है K इज इक्वल्स टू 9 × 10 to the power 9। ये कांस्टेंट दिया है, K कांस्टेंट दिया है, जिसकी वैल्यू दी है 9 × 10 to the power 9। चलिए, अब इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं, K की यहाँ से SI यूनिट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा,
K इक्वल्स टू ऐसा ही क्या मिलेगी, K इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ जाएगा तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन चार्जेस नीचे आएंगे Q1 Q2। सो इतना तो हमको पता होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, पर चार्जेस का क्या होगा, कूलम, तो या कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। दैट मींस के कांस्टेंट यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए ये तो हमको मिल गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, इसका मैग्नीट्यूड हम यहां से निकाल सकते हैं और के कांस्टेंट की वैल्यू भी हमको मिल गई है। ओके, अब इसके आगे के जो है ये एक कांस्टेंट जो है किस पे एप्लीकेबल होगा, ये होगा एयर और वैक्यूम पे। के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये हम बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एयर या फिर वैक्यूम पे। ओके, एयर या फिर वैक्यूम पे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो जो के की एक वैल्यू और है, के की एक वैल्यू और है, ऐसा सिस्टम में ही है के की, तो के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, बट हम बाद में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। खैर, फिलहाल इस लेक्चर में ये देख लेते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये थोड़ा सा भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यू यूज होगा हमको। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप इसको फोर्स के फॉर्म में पुट करते हैं, आप साथ में नोट करते जाइए, जो भी मैं लिखते जा रहा हूं आप पॉज करके वीडियो को साथ में अपने नोट से बनाते जाइए, ये थोड़ा बेटर रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट मिटा रहा हूं मैं। अब अगर हम इस वैल्यू को, के की वैल्यू को इसको फोर्स वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें एक नया फॉर्मूला मिला जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कब किस कंडीशन में रखना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी हम देख लेते हैं कि एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। चलिए आगे देखते हैं। आप एप्सिलॉन का वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, यूनिट निकाल के देख लेते हैं क्या आएगी, एप्सिलॉन की यूनिट क्या आएगी वो भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। अब एप्सिलॉन क्या है, के रेसिप्रोकेशन में अपॉन में है, तो क्या हो जाएगा, सारा चीज उल्टा जाएगा। 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो एप्सिलॉन को अपन यहां ले जाएंगे, इस कंडीशन में यहां ले जाएंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। दैट मींस एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं न्यूटन मीटर नहीं आएगा, एप्सिलॉन, हाँ ओके, थोड़ा सा उल्टा हो गया। Q1 Q2 नीचे आएगा एंड F R स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2 वहीं रह जाएगा, F R स्क्वायर नीचे लाएंगे। ओके, तो क्या मिलेगा हमको, कूलम का हो जाएगा कूलम स्क्वायर, चार्ज का हो जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दैट मींस एप्सिलॉन की वैल्यू जो यूनिट है वो के जस्ट उल्टी है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ये रहा कंप्लीट कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अभी हमने फिलहाल इसको स्केलर फॉर्म में पढ़ा है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा है। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, बिल्कुल सिंपल, उसमें भी ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस इतना डिफरेंस आया है कि स्केलर फॉर्म में हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बट डायरेक्शन नहीं बताए गए हैं। ओके, तो कूलम का लॉ हम किसमें देखेंगे, अब वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। सिंपल है, बिल्कुल सेम कंडीशन चलेगी। अभी हमने कूलम लॉ निकाला, कूलम दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उसकी कांस्टेंट कौन कौन से, तो ये सारी चीजें हम उसके एसआई यूनिट के साथ देख ली और कुछ वैल्यूज भी देखी। अब वेक्टर फॉर्म में क्या है, सेम कंडीशन है,
दो चार्जेस है Q1, एक चार्ज है Q2। डिस्टेंस सेंटर से R, सेंटर से डिस्टेंस R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ओके, फोर्स भी क्या लगेगा, फोर्स ऐसा लगेगा। अब यहां पे हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और Q1 पे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, F(1) to F(2)1। अब जो डिस्टेंस है वो क्या है, मॉड ऑफ R। मैग्नीट्यूड लिए फिलहाल हमने, मैग्नीट्यूड लिए हैं। अब इसका वेक्टर कैसे होगा, डिस्टेंस का वेक्टर। यदि मैं इसकी बात करूं, इस डायरेक्शन बात करूं, तो हम इसमें क्या लेंगे, R फर्स्ट से लेकर सेकंड की तरफ जा रहा है, फर्स्ट से लेकर सेकंड की तरफ जा रहा है। अब कुछ बुक्स में कुछ डिफरेंट दिया, कुछ बुक्स में R(2)1 दिया हुआ है फर्स्ट से सेकंड, और कुछ बुक्स में R(1)2 दिया हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन में हम ये ना लेके, इस कंडीशन में हम ये ना, ना तो हम R(2)1 लेंगे ना R(1)2 लेंगे। खैर कुछ बुक्स पे डिपेंड करता है, बुक्स पे नहीं चलेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड लेंगे डिस्टेंस का वो ऐसे होगा, Q से Q2 के लिए फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल। ऐसे हम यहां से जा रहे हैं, Q1 से जा रहे हैं Q2, तो फाइनल डिस्टेंस क्या होगा, Q2, तो फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इस डायरेक्शन की बात करेंगे, अगर हम इस डायरेक्शन लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा R(1), फाइनल ये है, माइनस R(2). ठीक है, ये भी ले सकते थे, बट अभी कंफ्यूजन के कारण, कई बुक्स को रेफर करने के कारण मैं इसी को लिखता हूँ, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। चलिए, ये हो गया। फोर्स अभी हमने निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला फोर्स का, F=K Q1 Q2 अपॉन R², 1/4πε0 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा आप ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया। तो यहाँ पे जो R² लगेगा वो मैग्नीट्यूड लगेगा। अब डायरेक्शन के लिए यदि हम बात करें तो हम फोर्स ले लेते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये वाला ले लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, 2-1। ओके, इस साइड में जो फोर्स लग रहा है, इस साइड में डिस्टेंस लग रहा है, इसका जो फोर्स लग रहा है, जो डायरेक्शन कहां जा रहा है, R का ये जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभी तो मैग्नीट्यूड मिल गया, मगर डायरेक्शन का हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर कभी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना रहता है, वेक्टर में डायरेक्शन निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर के थ्रू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यदि मैं बात करूं, A का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A, तो निकाल लीजिए। इसमें भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहेगा। तो ये आएगा F(2)1 = K Q1 माइनस Q2 अपॉन मॉड ऑफ R²। ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड, R2 माइनस R1 का मॉड। अब ये भी क्या है, R भी क्या है, R भी इसका क्या है, मॉड है। इसको मॉड में डिफरेंस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो यहाँ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे आया है, जिसका आया, अगर मैं निकाल के देखें तो ये आ रहा है R2 माइनस R1, जो मॉड में दिख रहा है वो किसके बराबर है, किसके बराबर, वो R के बराबर है, R मॉड के बराबर है। ओके, जो R मॉड है वो तो दोनों के लिए सेम है ना, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। तो हम ये लेंगे, जो मॉड R है वो R2 माइनस R1 हो चाहे R1 माइनस R2 हो, दोनों के लिए सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम ये भी पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, F(2)1 = K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मॉड का स्क्वायर, R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर अपॉन मॉड R2 माइनस R1। पहली कंडीशन ये। अब इसको इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, F(2)1 = K Q1 Q2 अपॉन मॉड, सॉरी यहाँ पे आएगा R2 माइनस R1, तो जाएगा मॉड R2 माइनस R1 का क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला मिला है, ये जो फॉर्मूला मिला है फोर्स का डायरेक्शन के साथ, क्या मिला है, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो ये रहा हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, ये रहा हमारे पास वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू। ओके, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम, कैसे कर देंगे, इंटरचेंज ऐसे कर देंगे। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रहा है तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन
r1 माइनस r2 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है हमारे साथ। ओके, तो ये जो वैल्यू मिली है, ये किससे है? फोर्स जो निकला है हमारे पास वो किससे निकला? वेक्टर फॉर्म से निकला है। तो आप इसको साथ में नोट करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। और सम टाइम जब वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप मान के चले तो दोनों पॉजिटिव लिया तो हमने पॉजिटिव रखा है, बट सम टाइम वेक्टर अगर लेके चल रहे तो अगर मान के चलो कभी नेगेटिव है तो हमको वैल्यू भी किस में लेनी पड़ेगी? नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। स्केलर में ऐसा कुछ नहीं है, स्केलर में हम तो पॉजिटिव को भी नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब वेक्टर की बात करेंगे तो इसमें वैल्यू को नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा हमारे पास कूलम का वेक्टर फॉर्म। नोट करते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कूलम्स लॉ के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, ज्यादा नहीं, कुछ सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, जस्ट लाइक दैट। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, जबकि उसके बीच का डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस between them is 2.0 into 10 to the power minus 15 मीटर। ओके, दो प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो दोनों प्रोटॉन्स का अगर हम चार्ज निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, कितना होगा? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब फोर्स का जो फॉर्मूला हमने निकाला है, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला निकाला, उसमें Q1 Q2 चाहिए, तो Q1 Q2 दोनों सेम रहेगा। और डिस्टेंस दिया कितना? 2.0 into 10 to the power minus 15 मीटर। चलिए क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाते हैं, F equals to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो Q1 भी यही है, Q2 भी यही, दो प्रोटॉन्स के बीच में बोला है। चलिए तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास, F equals to K की वैल्यू कितनी है? 9 into 10 to the power 9। आप इसको याद करके रख लीजिए। नाउ Q कितना है? Q1 1.6 into 10 to the power minus 19 and similarly 1.6 into 10 to the power minus 19 upon R 2.0 into 10 to the minus 15 whole square। चलिए F equals to, वैल्यूज को कंसीडर कर लेते हैं, 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to the power 9 minus 19 upon 2 का स्क्वायर 4 into 10 to the power minus 30। सो इतना हो गया। वीडियो को पॉज करके अब तो आप भी आंसर निकाल लेंगे, स्पीड बढ़ा के आप खुद से भी कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर निकाल लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कूलम्स के बेस पे करना बेटर रहेगा। चलिए तो आंसर कितना आएगा? F equals to 23.06। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 23.06 इंटू 10 to the power minus 9, 10 वहां 10 to the power minus 29 अपॉन 4 into 10 to the power minus 30। अब लगाइए 23.06 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 5.76 into 10, ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ 10, तो F आ गया 57.6 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में, जबकि दोनों प्रोटॉन्स कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? 2 into 10 to the power minus 15 मीटर पे। तो आंसर कितना आएगा? फोर्स कितना लग रहा है? 57.6 न्यूटन। सो ऐसा क्वेश्चन कराने का मेरा रीजन ये था कि यदि फ्यूचर में आपके पास इस तरह क्वेश्चन आएंगे, Q1 Q2 दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारे चैप्टर से रिलेटेड, और इसी की न्यूमेरिकल्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन बोर्ड में भी और IIT JEE में भी। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम के लॉ में हमने ये पढ़ा कि दो चार्जेस के बीच में कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमने पढ़ लिया। स्केलर फॉर्म से भी कर लिया, वेक्टर से भी कर लिया। अब दो से ज्यादा अगर चार्जेस बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके कारण दूसरे चार्ज में क्या फोर्स, क्या चेंजेस आता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक पॉजिटिव चार्ज Q1 यहाँ रखा है, एक नेगेटिव चार्ज Q2 यहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लगने दीजिए।
अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया। अब मान के चलिए कोई ऐसा चार्ज, कोई भी चार्ज मान के चलिए नेगेटिव लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक कोई नेगेटिव Q3 चार्ज हम Q1 के पास में ला दें और फिर देखें कि इसके बीच में भी क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, होगा कि नहीं होगा अट्रैक्शन फोर्स? पहले Q1 के Q2 के कारण Q1 में लग रहा है, देन Q3 के कारण Q1 में लग रहा है। तो क्या होगा, ऐसे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस ले लेते हैं, एक और आगे मान के चलिए, एक और फोर्स आगे Q4 आगे मान के चलिए, चलिए इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लगने दीजिए। तो इस तरह से एक चार्ज में जो इतने सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा, इतने सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो Q1 के कारण Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी चार्ज आ जाए, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, जितने भी चार्जेस है, मान के चलिए अब हम इसका नेट फोर्स निकालेंगे, किसका नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे चार्ज ऑन Q1 में जो नेट फोर्स निकलेगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, जितनी भी चार्ज उसमें फोर्स लगा रहे हैं क्या होगा, वेक्टर सम होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो क्या होगा, फोर्स जो दे रहा है इसको, फोर्स ऑन Q2 प्लस फोर्स ऑन Q3 प्लस फोर्स ऑन Q4। तो इस तरह से जितनी भी चार्जेस अगर इसमें रहेंगे, n नंबर ऑफ चार्जेस मान लेते हैं, n मानते हैं, तो जितने भी चार्जेस अगर लगेंगे तो उसका क्या होगा, जो नेट फोर्स निकलेगा चार्ज 1 पे या किसी भी चार्ज पे, तो वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा बाकी के चार्जेस के जो फोर्स Q1 में या अदर किसी चार्ज में लगा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, वेक्टर का। ओके, और सबसे सुपरपोजिशन का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, Q1 से Q2 में फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं, Q1 से Q3 में लग रहा है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, Q1 से Q4 में लग रहा है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं। जो बीच में दो चार्जेस अपने आप में जो फोर्स लगा रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चेंज किस में आएगा, इसके टोटल में, इसके नेट फोर्स में चेंज आएगा, जिसमें हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं या जिसमें सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, बोर्ड में क्या लिखना हमको वो भी देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, अदर चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज में जो नेट फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम होगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस, when a number of charges are interacting, so when the number of charges are interacting, the total force on a given charge, the total force on a given charge is the vector sum of the individual charge, of the individual force exerted in a given charge by all the charges। सो ये रहा स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, when number of charges are interacting, कितने सारे भी चार्ज हो जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, किसी भी गिवन चार्ज जो टोटल फोर्स लगेगा बाकी चार्जेस के कारण वो क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स इन अ गिवन चार्ज। एक चार्ज जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है सबके कारण उसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा बाकी चार्जेस के कारण, वेक्टर सम होगा बाकी चार्जेस के कारण। तो ये रहा हमारे पास क्या, स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। और हमने इसका
स्टेटमेंट और वो भी देख लिया है कि किस तरह से हमारे पास चार्जेस के कारण कितना फोर्स, नेट फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल एफ हम मानते हैं किसी भी चार्ज में लग रहा है, एफ नेट लग रहा है 1 पे और 3 चार्जेस लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 Fn। सो इस तरह से क्या लगेगा, ये वेक्टर सम होगा किसी एक गिवन चार्ज में। तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम आज, कुछ ज्यादा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, बहुत सिंपल रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें 3 चार्ज हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3 चार्ज, 3 पोजिशन है, 1 2 एंड 3, और हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है ऑन चार्ज Q2 पे, सेकंड पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो निकालना है। चलिए अब सबका एंगल 60 है, ये तीनों एंगल कितने होंगे, 60 होंगे, जस्ट बिकॉज इक्विलेटरल एंगल है। चलिए तो इसमें जो फोर्स लगेगा 1 के कारण, चार्ज 1 के कारण सेकेंड जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो यहां लगेगा F21, और जो थर्ड के कारण सेकेंड में लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा F23। ओके, और जो नेट फोर्स हमको मिलेगा वो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, जो F नेट मिलेगा वो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। चलिए देखते कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट के कारण सेकेंड में जो फोर्स लगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला K Q अपॉन डिस्टेंस लेते, सॉरी डिस्टेंस हमने लिया नहीं, तीनों का डिस्टेंस कितना होगा, L होगा, कांस्टेंट रहेगा, जस्ट बिकॉज इक्विलेटरल एंगल है, तीनों का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो तीनों चार्जेस आपस में L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ये जाएगा L², तो दोनों चार्जेस सेम, पॉजिटिव Q, तो ये हो जाएगा K Q² बाय L²। चलिए पहली चीज आ गई। अब सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ड्यू टू 3 भी तो सेम आएगा, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे, तो ये दोनों को हम मान लेते हैं F। अब वेक्टर सम करना है, क्या करना है, वेक्टर निकालना है, इसका सम निकालना है। तो फॉर्मूला आपको यदि याद नहीं है तो देख लीजिए, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यदि याद हो आपको वेक्टर जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये फॉर्मूला था, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। चलिए निकालते हैं हम, तो ये आएगा F नेट ऑन 2 सेकेंड चार्ज पे कितना निकलेगा, √f² प्लस f² प्लस 2, ab को हम f मान रहे हैं, f.f cos, एंगल कितना है दोनों के बीच में 60, ये भी 60 होगा, तो cos 60। चलिए फिर जाएगा √2f² प्लस 2f इंटू 2f² इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मिला कितना 3√3f²। ओके, तो क्या हो जाएगा, f बाहर आ जाएगा, f√3 जाएगा, तो जो f नेट, जो नेट फोर्स लग रहा है चार्ज सेकंड पे वो कितना हुआ, f√3। यदि हम इसकी f की वैल्यू पुट कर देते तो कितना आ जाएगा, K Q² अपॉन L² √3। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, जो नेट फोर्स लग रहा है इस चार्ज में फर्स्ट और थर्ड के कारण। सो दिस इज द सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए और समझते चलिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कुछ भी ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट इससे आपको काफी क्वेश्चंस आगे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं, सारी चीजें सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, एक सिंपल सा चेंज लेके आएंगे। चेंज क्या होगा, चेंज सिर्फ इतना होगा कि जो Q चार्ज होगा ये जो होगा वो -Q होगा। अब क्या चेंज आएगा, सिंपल है, चेंज सिर्फ इतना आएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जो F नेट मिलेगा वो यहां मिलेगा, बस, बाकी डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका भी जो आंसर होगा, यदि आपको बोले कि थर्ड सेकेंड में जो -Q चार्ज आ रहा है, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव है, तो जो फोर्स सेकंड के कारण, जो फर्स्ट के कारण सेकंड में लग रहा है और जो थर्ड के कारण सेकंड में लग रहा है, वो दोनों सेम रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा, K Q² अपॉन L²। अब फिर अगर आप इसका F नेट निकालेंगे तो इसमें भी फोर्स नेट कितना निकलेगा, √3f। सो ये भी आंसर, ये भी क्या होगा, इसका भी आंसर सेम होगा, बस डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे,
फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने स्केलर फॉर्म में देखा था, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब उसका डायरेक्शन फर्स्ट और थर्ड की तरफ रहेगा, पहले अपोजिट था। तो ये रहा इसका भी सॉल्यूशन सेम रहेगा, बस आपका डायरेक्शन में चेंजेस आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। चल क्वेश्चन थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर है जिसमें चार चार्जेस हैं, चार एजेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, चार साइड्स हैं। ओके, और इसका डिस्टेंस जो है आपस में क्या है, साइड्स कितनी L है। अब हमको निकालना है नेट फोर्स निकालना है ऑन चार्ज 3, थर्ड वाले चार्ज पे क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। सिंपल है, Q2 के कारण Q थर्ड में 3 में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F32, और सिमिलरली 4 के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, Q34। इतना हो गया। अब Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q1 भी इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, सारे पॉजिटिव हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो बताना भूल गया मैं, सारे के सारे चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा, डायगोनल से होके आएगा, ये इसको ऐसे आने दीजिए। चलिए ये आ गया है ना। अब इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F(3)(1). चलिए अब डिस्टेंस कितना होगा, ये डायगोनल है तो आप स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, L√2। चलिए ये सारी चीजें आ गई। अब देख लेते हैं F32 और F34, ये जो फोर्स लगेंगे ये दोनों इक्वल होंगे, जस्ट बिकॉज डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है। तो ये जो फोर्स लगेगा, अगर हम बात करें F34 हो या F32 हो, वो कितना हो जाएगा, Q²/L², जस्ट बिकॉज चार्ज भी क्या है, Q चार्ज है, और डिस्टेंस क्या है, L है। चलिए अब पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सॉरी इसका जो सम निकलेगा, नेट फोर्स निकलेगा, कितना निकलेगा, F पहले अपन निकाल लेते हैं, सबसे पहले F(3)(1) का निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा। तो सिंपल है, डिस्टेंस L√2 है, तो फॉर्मूला लग जाएगा K(Q²/L√2) का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K(Q²/2L²). चलिए तीनों फोर्सेस हमको मिल गए जो Q3 में जितना फोर्स लगा रहे चार्ज में। अब क्या करेंगे, अब नेट फोर्स निकालना हमको, तो F अगर नेट निकलेगा ऑन 3 कितना होगा, F अगर बोले F2 + F3 + F, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स 1 के कारण, फोर्स 2 के कारण, फोर्स 3 के कारण कितना फोर्स हमें लग रहा है। तो तीनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ओके, क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो F2 और F3 तो सेम है, उसका अपन मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो वो क्या होगा, K(Q²/L²). और जो ये है F1 है, वो कितना निकला, ये निकला। तो ये दोनों जो है, ये दोनों है वो क्या है, दोनों सेम है। यदि हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या निकलेगा, ये देख लेते हैं। तो F34 और F32 ये दोनों कितने एंगल में है, 90 डिग्री। देख लीजिए इस तरह से, ये यहां लग रहा है, ये यहां लग रहा है, F34 इस डायरेक्शन में, F32 इस डायरेक्शन में। ओके, तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। चलिए वेक्टर सम करके देख लेते हैं फॉर्मूला लगा के। तो F जो एवरेज निकलेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, वो कितना होगा, √F² + F² + 2F.F cos 90 डिग्री। चलिए तो ये हो जाएगा 2F² + 2F² इंटू cos 90 कितना होता है, 0। चलिए cos 90 0 मिल गया। अब आगे देखते हैं, cos 90 0 आ गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा, 2F² रूट में, सो क्या हो जाएगा, F बाहर और √2। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो कितना आ गया, F√2। तो चलिए इन दोनों का F√2 आ गया, और F1 कितना निकले पास, K(Q²). तो K(Q²/2L² प्लस ये कितना है, F√2। ओके, F की वैल्यू कितनी है, K(Q²/2L² प्लस F कितना है, K(Q²√2/L²). चलिए ये आ गया सॉल्यूशन। फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया इसमें थर्ड चार्ज में। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं।
जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1/2 प्लस √2. So this is the answer. That means the net force on charge 3 k q square upon l square 1/2 प्लस √2. तो इस तरह से हमको सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिलेटेड जब किसी भी चार्ज में एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं चार्जेस के कारण, तो हमको किस तरह से सॉल्यूशन को करना है. और सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, जो डेफिनेशन बोला, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सम बोला है, तो सारे चार्जेस का क्या करना, हमको सिर्फ वेक्टर सम करना है. यहाँ भी वही थी, ये दोनों चार्जेस इक्वल थे, फोर्स इक्वल था, तो हमने इन दोनों का वेक्टर सम निकाला और इसके बाद ऐड कर दिया. वेक्टर में तो सिंपल ऐड किया जाता था, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो ये हो गया पास सॉल्यूशन. चलो नोट कर लीजिए साथ में. अब बढ़ते हैं आगे. अगर सिंपल सा चेंज किया जाए इस क्वेश्चन में, यदि सिंपल सा चेंज किया जाए इस क्वेश्चन में और ये बोल दिया जाए, ये निकालने के लिए बोले कि जो चार्ज सेंटर में है, यदि बोल दे कि बताइए इन चारों चार्जेस के कारण जितने भी चार्ज इसमें लगे हुए हैं, जितने भी चार्ज इसमें लगे हुए हैं, इन चार्जेस के कारण एक चार्ज सेंटर में रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज मान के चलिए, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा इन चार्जेस, चारों चार्जेस के कारण. तो क्या आंसर होना चाहिए, अपने हिसाब से सोचिए आप. सिंपल है, ये पूरा एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक चार्ज रखा, सेंटर में रखा हुआ चार्ज, तो इन चारों चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगेगा. सोचिए, एक फोर्स ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये लगाएगा. दैट मींस चारों चार्जेस आपस में फोर्स लगाएंगे और जो सेंटर में चार्ज होगा उसमें रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा. सिंपल सी बात है, हर एक डायरेक्शन में लगेगा. एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स इसको यहां से आ रहा है, एक फोर्स यहां को लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है. तो जितने भी फोर्स सेंटर में लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. चलिए, तो ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन बेस्ड है इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज ऑन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज ऑन एन इक्विलिब्रियम. बहुत सिंपल है. इस टॉपिक के बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और लगना कूलम्ब से है. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. इसको लॉक कर देता हूं. इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है टू फिक्स्ड चार्जेस प्लस 4q, सर प्लस 4e ले लेते हैं, इजी पड़ेगा, प्लस 4e एंड प्लस e, प्लस 4e एंड प्लस e are separated distance by a डिस्टेंस पे दोनों चार्ज रखे हुए हैं. where should the third point charge be placed it in equilibrium. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो दो चार्ज रखे हुए हैं, कौन कौन से, एक प्लस 4e रखा हुआ है और एक रखा हुआ है e प्लस e. ओके, अब इन दोनों चार्ज के बीच में का जो डिस्टेंस है, इन चार्ज के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है. वो कितना है, a है. चलिए दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, a. एज पर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोल रहा है टू फिक्स्ड चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर सेपरेटेड डिस्टेंस. Where should the third point charge be placed it in equilibrium? तो आप ये बताइए कि इनके बीच में एक ही पॉइंट, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में जहां पर फोर्स लग रहा है उसी प्लेस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज लेते हैं जिसको प्लस क्यू मानते हैं, एक पॉइंट चार्ज बोल रहा है, तो बताइए वो कहाँ रखा होगा. तो सिंपल सी बात है, यदि अपन इस फोर्स पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो अगर ये फोर्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उस चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स कर लगाएगा और प्लस 4e है तो उस डायरेक्शन में लगाएगा. दैट मीन्स इसका फोर्स कम होगा और इसका फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि प्लस 4e है, 4 गुना ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे, तो मैं अपने हिसाब से इसका अपन प्लेस डिसाइड कर लेते हैं. तो वो कहीं यहाँ कहीं रखा होगा, तो प्लस क्यू चार्ज है, जब हम पॉइंट चार्ज मान रहे हैं
कि उसका डिस्टेंस इससे कितना दूर होगा उसको हम मान लेते हैं प्लस क्यू। तो 4e से लेके क्यू चार्ज का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं xa से मान लेते हैं कि इस 4e से लेके प्लस क्यू चार्ज जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्लस e और प्लस 4e के बीच में रखा है वो कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है। तो ये बचा कुचा कितना होगा, a माइनस एक्स पे होगा, ये मान लेते हैं हम। ओके, तो ये छोटा मोटा हमारे पास गिवन आ गया। ओके, तो अभी प्लस ई चार्ज ई के प्लस क्यू रखा है क्योंकि ये चार्ज प्लस ई चार्ज प्लस क्यू चार्ज में जो पॉइंट चार्ज हम सपोज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा विद रिस्पेक्ट टू 4e। इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसको बहुत ज्यादा वहां ढकेलेगा और ये क्या करेगा, उतना फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसकी कंडीशन जो प्लस क्यू की कंडीशन होगी वो 4 की ज्यादा होगी ई के डिस्टेंस पे, तो इसका डिस्टेंस से ज्यादा होगा प्लस ई के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारे पास गेम। चलिए अब फोर्स देख लेते हैं। तो जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है 4e के कारण जो फोर्स लगा उसका डायरेक्शन ये है, इसको अपन F1 मान लेते हैं, और जो प्लस e के कारण है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम F2 मान लेते हैं, अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लस क्यू तो प्लस तो फोर्स 1 जो लगेगा, फोर्स 1 जो लगेगा जो प्लस 4e और q के बीच में लगेगा वो कितना लगेगा, कि 4e ऐसे लिख देते हैं 4e एंड q अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों का x²। इतना समझ में आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस q और प्लस 4e के बीच का डिस्टेंस xa और फोर्स F1 लग रहा है, तो इतना हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या होगा, अब डायरेक्शन जो प्लस e लगा रहा है इसकी तरफ में तो ये हो जाएगा k e एंड q e q अपॉन कितना हो जाएगा डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो F1 मिल गया जो प्लस 4e लगा रहा है q चार्ज पे, और F2 मिल गया जो प्लस e लगा रहा है q चार्ज पे। तो ये दो फोर्स मिल गए हमको। अब ये पता है दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो हम ये मान लेते हैं जो F1 होगा वो किसके इक्वल होगा, F2 के इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। चले तो अगर ऐसा है तो दोनों की वैल्यू पुट कर दे तो ये मिलेगी k 4eq अपॉन x² इज इक्वल्स टू keq अपॉन e माइनस x² होल स्क्वायर। चलिए ये दोनों वैल्यूज मिल गई हमको। अब क्या होगा, अब मैक्सिमम चीजें कैंसिल जाएंगी, k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, q से q कैंसिल। तो बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा है 4 अपॉन x² इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। इतनी वैल्यू हमको पास बच गई। चलिए अब क्या निकालना हमको सिर्फ x का डिस्टेंस निकालेंगे या फिर a का डिस्टेंस, किसी के भी डिस्टेंस निकालें तो हमको क्या मिल जाएगी, इसकी प्लस q में कितने दूर चार्ज रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। चलिए तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसको स्टेटमेंट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हट जान दीजिए, क्या मिलेगा 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आएगा 2a माइनस 2x इक्वल्स टू x। तो 2a काम करके इसको ले जाते हैं वहाँ पे, तो माइनस 2x इक्वल्स टू x माइनस 2a हो जाएगा, है ना। नहीं इसको यहाँ ले आते, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 2x माइनस x इक्वल्स टू 2a, माइनस में जाने दो, तो माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 2a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो x मिला वो कितना है 2a/3, 2a/3। तो हम ये कह सकते हैं जो प्लस q है वो कितना दूर है प्लस 4e से, 2a/3 डिस्टेंस दूर है। तो ये आ गया हमारे पास इस इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक न्यूमेरिकल हमने देखा। तो हमने ये देखा कि दो चार्जेस रखे हैं, बीच में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक चार्ज रखा हुआ है जो कुछ फोर्स प्लस 4e लगा रहा है, कुछ फोर्स प्लस e लगा रहा है। दोनों फोर्स के कारण जो चार्ज रखा है वो कितनी डिस्टेंस पे रखा है वो हमने निकाल लिया। तो जो डिस्टेंस आया x आया 2a/3। तो इस तरह से हमको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, हमने सिर्फ क्वेश्चन इस तरह से कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, लास्ट तो है बट लीस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम टाइम बोर्ड में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए सो टॉपिक है कंपैरिजन एंड रिलेशन, सॉरी कंपैरिजन एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल है। तो जो हमने अभी कूलम्स की लॉ के थ्रू जो फोर्स देखा वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये फोर्स हमने देखा। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने देखा था, F इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने 11th क्लास में देखा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था जो 11th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर में था। तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस, क्या डिस्टिबिलिटी, वो हमको देखना बहुत ही सिंपल है। तो हम पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं, सिमिलरिटी इसमें क्या क्या आ रही है। बहुत ही सिंपल है, सिमिलरिटी क्या क्या आ रही है। तो सबसे पहली सिमिलरिटी ये है, दोनों इनवर्स लॉ फॉलो करते हैं। क्या है, इट ओबेज इनवर्स लॉ। सिमिलरली ये भी है, ये भी इनवर्स लॉ फॉलो कर रहा है, जस्ट बिकॉज 1 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ भी है और 1 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों में क्या फॉलो हो रहा है, इनवर्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो पहली सिमिलरिटी तो हमारे पास ये आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दोनों जो फोर्स हैं वो किस में लग सकते हैं, वैक्यूम में भी लगते हैं। दैट मीन्स इट ऑपरेट्स इन वैक्यूम। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी किस में लग जाता है, इट ऑल्सो ऑपरेट्स इन, ऐसे लिख देते हैं, इट ऑल्सो ऑपरेट्स इन वैक्यूम। और मुझे उम्मीद है कि आपने सभी ने ग्रेविटेशनल लॉ लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला G M1 M2 अपन R स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो दोनों डिफरेंट सिमिलरिटीज आ गई। और सिमिलरिटीज क्या होगा, थर्ड सिमिलरिटी, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये भी एक सेंट्रल फोर्स है और ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। इट ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्यों, जब हमने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा था तो हमने ये देखा था दो मासेस हैं, दोनों मासेस के सेंटर से, M1 दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऑब्जेक्ट के मास के सेंटर से जो डिस्टेंस आ रहा था R, जो फोर्स लग रहा था वो कहां से लग रहा था, सेंटर से लग रहा था। ओके, तो ये सेंटर फोर्स है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और इसमें स्टेटमेंट बढ़ जाता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, अगर ये भी लाइन जॉइनिंग द चार्जेस है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या करता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में काफी डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। दोनों इनवर्स लॉ फॉलो करता है, दोनों वैक्यूम में ऑपरेट होते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ भी वैक्यूम में ऑपरेट होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ग्रेविटेशनल एक वैक्यूम में ऑपरेट होता है। और दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ऑब्जेक्ट के सेंटर से, चार्ज के सेंटर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट हो रहा था और वहां पे दो मास से ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस और टू मासेस हैं। और एक और होगा, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोनों जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये है कुछ सिमिलरिटीज। अब देखते हैं क्या डिसिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस आता है, साथ में नोट करते चलिए आप। चलिए, तो डिफरेंस और डिसिमिलरिटीज क्या हो जाएगी इसकी। तो डिसिमिलरिटी, पहली डिसिमिलरिटी ये होगी कि जो F है, जो K है और जो G है, ओके, तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ये सिर्फ क्या देती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन देती है। ओके, अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा तो आपको इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स का, यूनिवर्सल लॉ का ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको फॉर्मूला याद, स्टेटमेंट याद होगा। तो ये क्या है, सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है। चलिए, पहला हो गया, पहला डिफरेंस आ गया। सेकंड डिफरेंस सोचिए क्या हो सकता है। सेकंड डिफरेंस, इट इज डिपेंड ऑन मीडियम। इट इज डिपेंड ऑन मीडियम।
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमने देखा था जो K की वैल्यू आई थी, एयर पे अलग है, वैक्यूम पे अलग है, ग्लास पे अलग है, हर एक अलग अलग मीडियम पे K की वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू थी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होती आ रही है, चेंज होती आ रही है। जबकि जो G की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, जो इट इज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड आ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसलिए हम इस वैल्यू को, इस G की वैल्यू को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। वो वाटर हो, एयर हो, ग्लास हो, कहीं भी हो, ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वैल्यू भी आपको पता होगा, K की वैल्यू हमने देखा था 9 × 10⁹ और यूनिट क्या बन जा रही है हमारे पास, यूनिट क्या बन रही थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो इसकी कितनी थी, याद है, 6.67 × 10⁻11 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो खुद देख सकते हैं ये क्या है, ये मीडियम पे डिपेंड है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। अब आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं। आपको इस यूनिट से समझ में आ जाएगा, इसकी वैल्यू समझ में आएगा। इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वैल्यू देख रहे हैं 9 × 10⁹ और इट इज वीक फोर्स, वीक इन नेचर बोल सकते हैं, वीक फोर्स। जो नेचर में इसका जो फोर्स है वो बहुत कम है, 6.67 10⁻11, काफी छोटा फोर्स है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू 9 × 10⁹ तो दैट मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है वो बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में, 10⁻9 और 10⁻11। सो ये रही डिसिमिलरिटीज, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलिए अब देखते हैं कितना ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से बड़ा है। ये भी आपको पता रहना चाहिए, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा कि जो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर हम इसका रेशियो निकाल के हम बता देते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.27 × 10⁻39 × Fg। दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2.27 10⁻39, दैट मींस 10⁻40 तक, 10⁻40 के ऊपर तक, इसके अप्रॉक्स तक ये इतना ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये इतना ज्यादा है। तो ये समझ में आ रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻40 टाइम्स छोटी है। तो ये रहे हमारे पास सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर खत्म होता है, सेकंड वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने कूलम्स लॉ देखा, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, उससे रिलेटेड सुपरपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस किए, देन इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, साथ में आप वीडियोस का नोट्स भी बनाते चलिए। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।